नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अलीगढ़ में बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। वहीं नमाज के वक्त उठे लाखों हाथों ने मुल्क में चैनो अमन की दुआ मांगी है। वहीं नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त रही। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ आरएएफ और पीएसी सहित अन्य सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। आपको बता दें कि बकरीद को लेकर बीते सप्ताह से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां कराई जा रही थी। साथ ही साथ डीएम एसएसपी के निर्देशानुसार थानों और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील भी की जा रही थी। ये अलीगढ़ की शाहजमाल ईदगाह है, जहाँ पर अभी शांतिपूर्वक सभी मुसलमान भाइयों ने और नमाज पढ़ी है। नमाज अभी जस्ट ख़त्म भी हो गई और इसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम की तरफ से हर तरह की साफ़ सफाई से लेकर पीने के पानी और जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी वो सारी व्यवस्थाएं की गई थी। कहीं कोई समस्या नहीं थी और सकुशल संपन्न हो गई आज की नमाज। मैं भाई मोहब्बत का पैगाम दूंगा, प्यार मोहब्बत का अमन के लिए, और सबको ये ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा। अपने अहले वतन को, बिरादरान वतन को भी ईद की मुबारकबाद, समझिए ना। और ये दुआ करूंगा अल्लाह से, तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हमारे मुल्क में अमन कायम रहे और किसी किस्म का कोई पोशाक पैदा न हो। प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे उसे कैसे देख रहे हैं? ये तो अभी बाहर मालूम होगा कि अच्छा इंतजाम है, बधाई उम्मीद। रायबरेली पुलिस बकरीद की त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर है। रविवार शाम को भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी और अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव और सीओ सिटी वंदना सिंह ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा का जायजा लिया। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का त्योहार मनाया जा सके, इसको लेकर पुलिस कर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ड्रोन कैमरे से अराजक तत्वों पर नजर भी रखी जा रही है। क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। देखिए, जो कल बकरीद का त्यौहार है वो शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत पुख्ता है। मस्जिदों पे ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और धर्मगुरुओं से वार्ता की गई है, उनका विश्वास अर्जित किया गया है और उसी सिलसिले में आज ये खबर औरैया से है, जहां ईद उल जुहा के मौके पर एरवा कटरा क्षेत्र के मस्जिद ईदगाह समेत तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलाना लहीक अहमद ने ईद को अमन और भाईचारे का त्योहार बताते हुए सभी से प्यार मोहब्बत से रहने की अपील की। आज ईद उल जुहा की नमाज हम लोगों ने अदा की है। बड़े ही मोहब्बत और प्यार के साथ हम लोगों ने यहाँ नमाज अदा की है और सबको यही पैगाम दिया है कि आज कुर्बानी का दिन है, कि कुर्बानी जो भी करें पर्दे में करें और बेहुरमती ना करें और सभी। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में गांव मूसेपुर में दो पक्षों के बीच चली आ रही आपसी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष की खबर सामने आ रही है। बता दें कि एक दिन पहले ही भूरी सिंह के बेटे की कपड़े और जूतों की दुकान में लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें दुकानदार स्वामी टिंकू ने गांव के पूर्व प्रधान पक्ष समेत 3 लोगों पर चोरी की आशंका जताते हुए मुकदमा लिखवाया था। चोरी के आरोप के चलते पूर्व प्रधान के पक्ष में दुकानदार पर सुबह होते ही फायरिंग कर दी गई। कई राउंड किए गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ, जिसमें एक युवती राधा और उसके पिता 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कल हमारी दुकान लूट ली था, 5 लाख रुपए को माल लूट लो इन बदमाशों ने। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस ने उठा के ले गई और पुलिस ने उठा के ले गए बाद में और कुछ रुपया ले के पुलिस ने छोड़ दिए। आज हम पर सब ने गोली मार दी। हमारी 2 बेटी की और हमारे भाई की हत्या कर दी।
अच्छा, कितने राउंड फायरिंग की थी उन लोगों ने? कम से कम ना फायरिंग तो कोई पता ना, पुलिस के सामने भी गोली चली है। अच्छा, पुलिस के सामने भी गोली चली है। क्या लोगों की मौत हुई है? दो लोगों ने मौत हुई, हमारी बेटी राधा की, हमारे भाई भूरी सिंह। उम्र क्या थी उनकी? और अब आपको लेके चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। अन्न वो ओढ़कर भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है। इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी कृषि उन्नत और समृद्ध होगी, वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के किसानों को फिर एक बात याद दिलाना चाहता हूं। प्राकृतिक खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है, और उससे भी बड़ी बात, ये हमारी मां, हमारी धरती मां, अपना माटे तो आ धरती मां रोज આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, સવારે પથારીમાંથી નીચે પગ મૂકીએ તો એ પહેલા ધરતી માતાની માફી માંગીએ, એ આપણા સંસ્કાર। આ ધરતી માની સેવા और धरती मां की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं। इससे खेती पर खर्च होने वाली लागत में कमी आती है, खर्चों घटी जाए। साथ ही पशुधन से आय के अतिरिक्त स्रोत भी खुलते हैं। जे पशुधन पहला જેટલી આવક આપતો હતો, હવે આવકમાં ઉમેરો થાય। इसी तरह जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी, जमीनी तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है। जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। अब मुझे बताया गया कि सूरत में 40-45 गौशालाओं के साथ अनुबंध करके उन्हें गौ जीवामृत उत्पादन का जिम्मा सौंपा जाएगा। आप सोचिए, इससे कितनी गौ माताओं की सेवा होगी। इस सबके साथ ही प्राकृतिक खेती से उपजा अन्न जिन करोड़ों लोगों का पेट भरता है, उन्हें कीटनाशकों और केमिकल से होने वाली घातक बीमारियों से भी बचाता है। करोड़ों लोगों को मिलने वाले आरोग्य का ये लाभ, અને આપણે ત્યાં તો આરોગ્યનો આહાર સાથે સીધો સંબંધ સ્વીકારવામાં આવેલો છે। તમે કેવા આહાર ઉપર જીવો છો એના ઉપર તમારા શરીરની તબિયતનું બંધન હોય છે। साथियों, जीवन की ये रक्षा भी हमें सेवा और पुण्य के अनगिनत अवसर देती है। इसलिए प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत खुशहाली का रास्ता तो खोलती ही है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय इस भावना को भी साकार करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया
सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है, शुद्ध खान पान की बात कर रही है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के पास हजारों सालों का ज्ञान और अनुभव है। हमने सदियों तक इस दिशा में विश्व का नेतृत्व किया है। इसलिए आज हमारे पास अवसर है कि हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों में आस्था के मिनी कुंभ मुड़िया पूर्णिमा मेला में अथाह जन सैलाब उमड़ रहा है। मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होते ही लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी की शरण में पहुंच रहे हैं। जयकारों के साथ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। उमस भरी गर्मी भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रही है। शाम ढलते ही भीड़ का सैलाब परिक्रमा मार्ग में उमड़ने लगता है। बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, चहुओर गिरिराज महाराज के जयकारों के बीच श्रद्धालु चले आ रहे हैं। गिरिराज महाराज के मुड़िया मेला का नजारा किसी कुंभ से कम नहीं है। देखिए, जो मुड़िया मेला 12 तारीख की रात को मेन भीड़ रहती है और 12-13 क्योंकि एक अंतराल के बाद हो रहा है, तो उसके संबंध में कल निरीक्षण भी बनी और सभी अधिकारियों के संग बैठक की गई है और व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की अच्छी व्यवस्था बनी है, तो कम से कम परेशानी। खबर कानपुर की है, जहां मूल रूप से औरैया निवासी और नौबस्ता थाने में तैनात कांस्टेबल की पत्नी ने कांस्टेबल को गैर महिला के साथ लखनऊ स्थित एक फ्लैट में पकड़ लिया और गैर महिला के साथ पकड़े जाने के बाद घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, कांस्टेबल ने उप निरीक्षक का एक फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा रखा था, जो सोशल मीडिया में वायरल है। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पत्नी ने कानपुर के नौबस्ता थाने में तहरीर देकर अपने कांस्टेबल पति पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, सिपाही के पद पे कार्यरत हैं नौबस्ता थाने में, जिन्होंने अब शादी कर रखी है, लखनऊ में उसको रखते हुए हैं और उससे एक बच्चा भी है 2.5 साल का। मुझे तक अभी तक पता नहीं था, अब मुझे पता चला तो मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा भी है, जिससे मेरे पास उनका वीडियो भी है। अयाज टाइप का सिपाही है और एक फर्जी आईडी एसआई के पद पे बनवाए हुए है, जिससे वो लूट मार बहुत करता है। बहुत उसकी कमाई उजूल फजूल की है और हमको बहुत परेशान कर रहा है, धमका रहा है कि मैं तुझे मरवा दूंगा। इससे मैं परेशान हूँ और हर जगह एप्लीकेशन दे रही हूँ। तो ये लोग जो है पुलिस में होने के कार्य, वो जो मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं पे। नौबस्ता थाने में शिकायत की, लखनऊ में भी की मैंने शिकायत जाके, मगर कहीं मेरी कुछ सुनाई नहीं हो रही है सर। तो हाई वोल्टेज ड्रामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कानपुर के ब्यूरो चीफ प्रभात हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, ये हाई वोल्टेज ड्रामा क्या है और इसमें क्या कुछ सुनवाई आगे देखने को मिल रही है? देखिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि जो मामला है पूरा वो नौबस्ता थाना क्षेत्र का मामला है और नौबस्ता में सिपाही कार्यरत है, जिसको इसकी पत्नी जो है वो कह रही है कि ये कांस्टेबल है और जो निरीक्षक का फर्जी आईडी कार्ड बनवाए हुए है और लगातार रूप से इसकी पत्नी ने इसको लखनऊ से किसी होटल में किसी अन्य महिला के साथ पकड़ा था, जिसके बाद से हाई वोल्टेज ड्रामे का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा था। जिसके बाद इसकी पत्नी ने नौबस्ता थाने में तहरीर दी है और न्याय की मांग करी है। न्याय की मांग की है पत्नी ने, लेकिन प्रभात, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें न्याय मिल पा रहा है? यूपी सरकार इसमें क्या कर रही है और क्या ये वीडियो सत्य है? देखिए आर्या न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इसकी पत्नी जो है जो मीडिया कर्मियों के सामने अपना बयान दे रही है, उससे लगता है कि जो इसका और दूसरा इसका आईडी कार्ड जो है, जो निरीक्षक का आईडी कार्ड ये बनवाए हुए है और उस आईडी कार्ड के बदौलत इसकी पत्नी जो है आरोप लगा रही है कि वसूली करता है, गलत तरह से वसूली करता है, जिसकी जो जांच जो है एसीपी गोविंद नगर को सौंप दी गई है इस मामले की।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि यूपी सरकार इसमें क्या कर रही है। प्रभात, हम आपसे ये भी जानकारी जानना चाहेंगे कि महिला ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि पति जो कि कांस्टेबल है एक गैर महिला के साथ पाया गया है फ्लैट में और उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, इसके लिए उन्होंने कई जगहों पर तहरीर भी दी है। प्रशासन इनके लिए क्या न्याय की व्यवस्था कर रहा है? देखिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले की जो जो जांच जो है एडिशनल डीसीपी साउथ मनीष सोनकर को दी गई है और वो इसकी जांच करने पर पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनका कहना है कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको सख्त सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि एक शादी इसकी हो चुकी थी और दूसरी महिला के साथ रहने का मामला है इसका। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या प्रशासन इनको न्याय दिला पाता है या नहीं। धन्यवाद प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो पत्नी ने कांस्टेबल पति को गैर महिला के साथ फ्लैट में पकड़ा, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और पत्नी ने आरोप लगाया है कि गैर महिला के साथ उनका पति पाया गया है। अब देखना होगा कि यूपी सरकार उन्हें न्याय दिला पाती है या नहीं। बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना के बीच शासन ने आईएएस पीसीएस अफसरों समेत 50 नौकरशाहों के प्रभार बदल दिए हैं। टिहरी और बागेश्वर के जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सौरभ गहरवार को टिहरी का जिलाधिकारी बनाया गया है। गहरवार हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी पद से स्थानांतरित किए गए। रीना जोशी बागेश्वर की नई जिलाधिकारी होंगी। कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक 24 आईएएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की मदद के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमरनाथ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस निकालने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक चारू निगम और अपर पुलिस अधीक्षक शिशुपाल सिंह के निर्देशन पर सीओ महेंद्र प्रताप सिंह थाना अध्यक्ष ने राम सहाय पटेल के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की। सीओ महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं और भाईचारा बनाए रखें। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हुई तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आज एरवा कटरा थाना क्षेत्र के प्रमुख कस्बों एवं मिश्रित आबादी वाले प्रमुख गांवों में जाकर के मेरे द्वारा पैदल एवं फ्लैग मार्च किया गया। लोगों में आने वाले त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शांत, सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को कायम रखनी है। बड़ी खबर है कानपुर से। कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील का ये मामला है। अमरोधा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक में ये जमकर हंगामा हुआ, जहां पर मानदेय सहित सरकारी धन का दुरुपयोग कर बंदर बांट करने का आरोप लगाया गया है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धन के बंदर बांट का आरोप लगाया है। क्षेत्र पंचायत की बैठक में हंगामा हुआ है और अधिकारियों पर धन के बंदर बांट का आरोप लगाया गया है। धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है अधिकारियों पर। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील का ये मामला है, जहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया। क्षेत्र पंचायत की बैठक में यह हंगामा किया गया है और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धन का दुरुपयोग कर बंदर बांट करने का आरोप भी अधिकारियों पर लगाया गया है।
उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी पर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर में दावते इस्लामी की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां दावते इस्लामी इंस्टीट्यूट कब्जे की जमीन पर संचालित हो रहा। नगर निगम के स्कूलों पर कब्जा कर इमारत बनाने का आरोप है। शिकायती पत्र मिलने के बाद एसीपी कर्नलगंज ने जांच शुरू कर दी है। नगर निगम, केडीए और बीएसए से जमीन संबंधित जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि नगर निगम को भेजे गए गुमनाम शिकायती पत्र में कहा गया है कि कर्नलगंज के छोटे मियां हाथा में नगर निगम के 2 स्कूल संचालित थे। इनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती थी। दोनों ही स्कूल कुछ समय पहले अचानक बंद हो गए। 800 वर्गज क्षेत्रफल में दोनों ही स्कूल बने थे। भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से ये जमीन बेच दी गई। दावते इस्लामी के संबंध में एक स्कूल पे कब्जा करके नया निर्माण का प्रकरण संज्ञान में आया है। उसकी जांच के लिए हमारे यहाँ बीएसए, केडीए और नगर निगम तीनों को लेटर लिखा गया है। जो भी तथ्य आएगा और जो भी प्रकाश में आएगा उस पर विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र प्राप्त किया जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर नगर निगम को एक गुमनामी शिकायती पत्र के द्वारा बताया गया था कि कर्नलगंज के छोटे मियां हाते में कानपुर नगर निगम का एक स्कूल संचालित होता था और उस जगह को अवैध तरह से केडीए और भूमाफियाओं की मिलीभगत से बेच दिया गया, जिसके बाद वहां पर पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी का स्कूल लगातार रूप से संचालित होने लगा है और नगर निगम का स्कूल बंद हो चुका है, जिसकी जानकारी जैसे ही कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को हुई है वो पूरी जानकारी की जो जांच है वो लगातार रूप से कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी है कानपुर में पैर पसार रहा है, इस पर रोक लगाम कैसे लगाएगी। कैमरा पर्सन नीरज राजपूत के साथ प्रभात त्रिवेदी, आर्या न्यूज कान। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।